Hello students. So now we are going to discuss our next topic, that is the last topic of this chapter. It's your electric flux and Gauss theorem. This is an again important topic for this chapter. So now the first thing, what is electric flux? Electric flux क्या होता है, right? So what is the electric flux? देखिए जैसे हमने पिछले टॉपिक में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताई थी, right? So whenever the electric field lines over a surface is passed through any surface and normal to it, so the number of field lines passing through any closed surface and normal to it are said to be your electric flux. So these are the number of field lines passing through any closed surface and normal to it, right? So these are said to be your electric flux. Mathematically we can write, say this is an surface area, right? ये कोई सा, अब इसमें से हमारी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग हो रही हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है. सो हमें लेना है ओनली दोज फील्ड लाइंस विच आर नॉर्मल टू इट. से इट इज पासिंग थ्रू एन एंगल थीटा. सो इसके दो कंपोनेंट होंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के. यहाँ पर एक होगा दिस इज योर ई कोस थीटा विच इज नॉर्मल एंड दिस इज योर ई साइन थीटा विच इज. तो हमें इस कंपोनेंट से कोई रिलेशन नहीं है, हमें सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट लेना है. इस सरफेस का नॉर्मल कंपोनेंट है दैट इज योर ई कोस थीटा और इसका एरिया है इस सरफेस का ए. सो हाउ मच दिस, इट इज डिनोटेड बाय फाई. सो फाई ई विल बी इक्वल टू इट्स योर ई कोस थीटा इनटू में ए. सो आई कैन राइट डाउन दिस इज योर ई ए कोस थीटा, राइट? इफ वी टेक एनी small area, say ds, then this also written as phi e a cos theta. So I can write down this is your e dot a. तो यहां से हमारे पास में दोनों स्केलर प्रोडक्ट हो गए, क्योंकि आपको पता है a डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos theta होता है. हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी होती है हमारे पास में? एक स्केलर क्वांटिटी, राइट? सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया एंड नॉर्मल टू इट. मैथमेटिकली दिस कैन बी रिटन फाई इज इक्वल टू ई ए cos theta, और इफ योर ई से देयर इज ए स्मॉल सरफेस एरिया say ds, then this can also be written as say d phi e is equal to e ds cos theta. Then we can find out the net flux is equal to integration of e ds cos theta. So this is the way of writing whenever the small surface area is taken, right? So mathematically it is a scalar quantity, एक scalar quantity होती है, right? तो हमारा जो Gauss theorem है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही रिलेटेड. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन यही हुई हमारे पास में, ये उसका फॉर्मूला हुआ. नाउ एज पर द Gauss theorem, what is the Gauss theorem? Gauss theorem क्या कहती है? Gauss theorem कहती है the electric flux through any closed surface area, that's your phi e, is equals to 1 upon epsilon naught times of charge enclosed in it. फिर से रिपीट कर रहा हूं. Gauss theorem कहती है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एरिया, एनी क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इन इट. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज. यानी कोई भी हमारे पास में सरफेस एरिया है, अगर इसके अंदर कोई चार्ज है, मान लेगा क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज इसके अंदर एनक्लोज्ड है. फिर चार्ज एनक्लोज होना चाहिए. एनक्लोज मतलब इसके अंदर होना चाहिए, बाहर का चार्ज हम कंसिडर नहीं करते हैं. then this phi e will be equal to 1 upon epsilon naught times of this q. This is our Gauss theorem.
तो हमें जो पढ़ना है बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस हमें पढ़नी है गॉस थ्योरम की। जैसे इससे पहले भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था डिफरेंट डाइपोल की वजह से आपने निकाला था, राइट, एक्सियल पॉइंट पे निकाला था, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला था। तो गॉस थ्योरम जो हमारा एप्लीकेशन देता है, दिस इज ऑल्सो फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन वो आपने अभी तक जो निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पॉइंट चार्जेस की वजह से निकाला, चाहे आपका डाइपोल का हुआ या सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए हुआ। लेकिन अब जो आप निकालेंगे गॉस थ्योरम जो हमें एप्लीकेशन देता है, वो देता है किसी एक एरिया के लिए, यानी किसी सरफेस पे अगर चार्ज स्प्रेड है तो हम किस तरीके से उसको फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो अभी हम देखिएगा नेक्स्ट एप्लीकेशन में अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। एक कोई स्फेरिकल सेल है विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज, यानी सेम चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। से दिस इज माय स्फेरिकल शेल, it is uniformly charged, say positive charge is over there on the surface, having the radius as your capital R, right। अब हमें क्या करना है, इस की वजह से, यानी इस शेल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिफरेंट पॉइंट्स पे हो सकता है। पॉइंट आपका कहीं भी हो सकता है, आउटसाइड हो सकता है, ऑन द सरफेस हो सकता है और इनसाइड हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल केस 1, फील्ड आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर। मान लीजिएगा कोई पॉइंट है हमारा, वो यहां पर, से दिस इज माय पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ योर R, इससे स्मॉल r। सो दिस इज आवर गॉसियन सरफेस, राइट। सो नाउ हाउ मच द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फर्स्टली हाउ मच द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए बेटा याद रखिए, किसी भी एप्लीकेशन में हम सेम ही करते हैं गॉस थ्योरम के। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, फाई ई इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में, सो दैट्स योर ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन, और इट्स योर ई डी एस कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ योर एरिया। देखिए स्फेयर है, स्फेयर में हमेशा जो एंगल होता है हमारे पास में, स्फेयर का जो नॉर्मल कंपोनेंट वो ऑलवेज जीरो होता है, क्योंकि इसमें जो भी कंपोनेंट होगा वो हमेशा इस सरफेस के नॉर्मल ही रहता है। तो थीटा इज इक्वल टू जीरो हो गया हमारे पास में। सो दिस इज योर ई डॉट डी एस, राइट। दिस इज माई फाई ई, राइट। नाउ if q is the total charge on the surface। अब ये चार्ज जो है सरफेस के ऊपर स्प्रेड है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम कह सकते हैं सिग्मा से, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। और आपने पहले पढ़ा है व्हाट इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, इसलिए ये कांस्टेंट है। वेयर व्हाट इज द ए हियर, ए इज द एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल, दैट्स योर 4 पाई आर स्क्वायर। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इट्स योर कैपिटल आर स्क्वायर, ये चेंज नहीं होगा।
सो क्यू को हम सिग्मा लिख सकते 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था हमारे पास में वो आ गया आपके पास में फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0, सो आई कैन राइट डाउन ई डी एस कॉस 0, इट्स योर ई डी एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है, तो ये आ गया हमारे पास बाहर, ये डी एस का इंटीग्रेशन बचा, सिर्फ डी एस का इंटीग्रेशन हो गया एस। सरफेस एरिया देखिए, ये सरफेस एरिया कौन सा है, जैसे एक एरिया ये था आपका, ये एरिया स्फेरिकल शेल था, ये सरफेस एरिया आपका होता है गॉसियन सरफेस का, ये शेल का नहीं होता, यानी ये होता है जिससे हमने जो हमारा पॉइंट कवर किया, जहां पर भी पॉइंट होगा, यहां पर हमने पॉइंट कंसिडर किया तो ये एरिया, अगर पॉइंट यहां पर कंसिडर होता तो उसके अंदर का एरिया। हमेशा जब भी कंसिडर पॉइंट का कंसिडरेशन है तो हम फ्लक्स कहां पर निकाल रहे हैं, जो हमने सरफेस को एनक्लोज किया है, ना कि शेल पे, राइट। तो दिस इज योर ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज योर स्मॉल आर, दैट्स माई फाई ई। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ there is another phi e, now as per Gauss theorem। देखिए Gauss theorem भी तो हमारे पास में है, वो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताती है, और एज पर Gauss theorem इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारे पास में 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोजर। हाउ मच? 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज सिग्मा, इट्स योर Q can be written as sigma into में A, okay. Then how much it is? This is phi E is equal to 1/ε0 times of Q. This is my equation number 2. Now from equation 1 and 2, how much the phi E? That's your E into में surface area, that's your 4 pi r square into में is equal to 1/ε0 times of Q. From here I can write down E is equal to 1 में 4 pi ε0 into में r square into में Q. So this can be written as 1/4 pi ε0, it's your Q by r square. This is my electric field. If I will just put the value of Q, that's your sigma into A by I square, this 4 pi epsilon naught, एरिया होता है आपका 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में स्मॉल, this 4 pi will be cancel out, you will get 1/epsilon sigma upon epsilon naught into में कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी आउटसाइड पॉइंट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ हमारा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ द शेल एंड स्मॉल आर इज द पोजिशन और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कंसिडर, जब हमने पॉइंट कंसिडर किया है आउटसाइड द शेल, राइट। नाउ केस 2, in case 2, if the point is on the surface, अगर सरफेस पे हो, सरफेस पे होगा तो स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, क्योंकि देखिए इस बार क्या पॉइंट है, पॉइंट यहीं पे है, तो ये तो कैपिटल आर तो कांस्टेंट है और अब आर भी आपका यही हो गया, तो कैपिटल आर और आर आपका इक्वल हो गया, तो आपका ई आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट्स योर आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द point of the spherical shell E is equal to sigma upon epsilon naught, right. Now case 3,
if the point is inside the shell, अगर शेल के अंदर है पॉइंट. नाउ दिस इज योर दिस कैटेगरी. Here is the point, small r. So now this is my Gaussian surface. Here is the charge spread uniformly on the spherical shell. This is the radius of a spherical shell is your capital R. तो देखिए फाई ई दैट विच इज अगेन ई डी एस कोस थीटा. थीटा आपका जीरो है, वही इंटीग्रेशन ई डी एस आएगा, फिर से वही ई इंटू में एस आ जाएगा. राइट, तो ये तो सेम रहेगा, लेकिन जरा गोस थ्योरम से बताइए. नाउ बाय गोस थ्योरम how much the phi e which is equal to 1 upon epsilon naught times of charge enclosed in it. How much the charge q? Q is equal to 0 in this case. What is the charge? 0. Why? Because देखिए if the point is inside, this charge is spread over the surface. ये शेल है, शेल के ऊपर फैला होता है चार्ज सरफेस पे. यहां पर अगर चार्ज फैला हुआ है तो इनसाइड कितना हुआ, इस अगर हमारा पॉइंट ये है, इसके इनसाइड इस गॉसियन सरफेस में इसमें चार्ज कितना हुआ, कितना चार्ज हुआ, यहां पर जीरो, कोई चार्ज ही नहीं है. सिंस देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं. Therefore, I can write down this phi e will be equal to 0. The electric flux will be equal to 0 and hence E will be equal to 0. The electric field will be also 0. हम कहेंगे there is no electric field inside the spherical shell. Right? Please remember this point. For a spherical shell सबसे ज़्यादा important यही डेरिवेशन है आपका. इसमें 3 केस हैं. स्फेरिकल शेल के आउटसाइड हमने निकाला, जो हमारे पास में आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर. डेट्स योर आर एक आपकी रेडियस होती है शेल की, कैपिटल आर, स्मॉल आर आपकी पोजीशन होती है. दूसरा हमारा शेल के सरफेस पे आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इनसाइड द शेल आया हमारे पास में 0. सिंस क्यों 0 है, क्योंकि कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं होता. सिंस देयर इज नो चार्ज एनक्लोज इन द सरफेस, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0. राइट, so please remember this point always. So this is the first application of your Gauss theorem, the electric flux, or you can say electric field over a spherical shell. Now the second application, electric field due to an infinitely long straight uniformly charged wire. सेकेंड एप्लीकेशन है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर. अब हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है. इनफाइनेटली लॉन्ग ये एक वायर है जिसपे मान लिया
हमारा पॉजिटिव चार्ज। जैसे चार्ज इंटेंसिटी है हमारे पास में लैम्डा, लैम्डा इज द चार्ज इंटेंसिटी। मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटेंसिटी जो होता है जब कोई लीनियर होता है, लीनियर वन डायमेंशन में होता है, जैसे इसे लेंथ के अलोंग ले रहे तो इंटेंसिटी यूज करते हैं, या उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं, और जब एरिया पे होता है तो डेंसिटी कहते हैं, जैसे पिछले केस में लिया। सो दिस लैम्डा इज ऑलवेज क्यू बाई एल होता है। क्यू इज द टोटल चार्ज, एल इज द लेंथ। राइट, तो हमने ये लेंथ कंसिडर कर ली है इसकी, ये पार्ट हमने एक कंसिडर कर लिया इसका। दिस तो ये हमारा एक पॉइंट हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, ये इसकी लेंथ है, दैट्स एल लेंथ। ठीक है, अब ये पॉइंट है हमारा जिसकी पोजीशन है आपकी स्मॉल आर। स्मॉल आर हमारी इसकी पोजीशन है, ये हमने कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 सरफेस हो गए, गोज 1 2 और ये 3, यानी 2 तो क्रॉस सेक्शन और एक ये लेटरल सरफेस। दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। राइट, तो यहां पर देखिएगा ये इस सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए हमारे पास जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो ये होगा, से S1। इधर के लिए हमारे पास में यही होगा S2, इसका नॉर्मल कंपोनेंट ऐसे होगा, और इसका नॉर्मल कंपोनेंट ऐसे होगा S3। तो एक चीज तो हमें क्लियर समझ में आ रही है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है हमारी, दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस S1 एंड S3 बोथ आर मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री, एंड S2 इज इन द फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास में अगर हम निकालेंगे टोटल फाई, पहले हम निकालते हैं, देखिए नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 सरफेस है, हम कह सकते हैं E1 ds1 cos थीटा 1 प्लस E2 ds2 cos थीटा 2 प्लस E3 ds3 cos थीटा 3। राइट, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड तो तीनों सरफेस के लिए बराबर ही है, E1 E2 E3 इक्वल है, थीटा 1 और थीटा 3 हमारा 90 है और थीटा 2 हमारा 0। तब देखिए ये थीटा 1 और थीटा 3 ये दोनों कंपोनेंट के लिए जब cos 90 हम रखेंगे तो ये दोनों कंपोनेंट हमारे 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचेगा फाई ई विच इज इक्वल टू से E ds2 cos थीटा 2। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू हो गई है इसकी फाई ई इज इक्वल टू ई कांस्टेंट हो गया बाहर, ds2 इज द ds2 और cos थीटा 2 आपको पता है cos 0 है, सो दिस इज योर e इंटू में इंटीग्रेशन करेंगे तो S2 बचेगा। S2 is the surface area of 2, right? 2 मतलब लेटरल सरफेस, कौन सा है ये, लेटरल सरफेस का है। तो लेटरल सरफेस का एरिया होता है, आपको पता है किसी भी सिलेंडर में 2 पाई आर एल, सो दिस इज योर 2 पाई आर एल। S2 इज इक्वल, सो दिस इज योर फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू में इट्स योर 2 पाई आर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो। नाउ बाय गॉस थ्योरम, हमेशा हम ऐसे ही कंसिडर करते हैं। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं फॉर्मूले से, जो हमारे पास में फॉर्मूला है, और उसके बाद में हम गॉस थ्योरम से निकालते हैं विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज। सो दिस इज माय फाई ई, हम इसकी अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, 2 पाई आर एल
is equal to 1 upon epsilon naught times of q. So this E will be equal to 1 upon में 2 pi epsilon naught into में r into l. Q की वैल्यू लिख सकते हैं हम lambda into l, that's your 2 pi epsilon naught r l. So this l will be cancel out. So इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारे पास में lambda upon में 2 pi epsilon naught r. This is the electric field due to a uniformly charged wire. E is equal to lambda upon में 2 pi epsilon naught r, और I can write down this is 2 lambda upon में 4 pi epsilon naught r. ऐसे भी लिख सकते हैं हम. ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है हमारे पास जो 1 upon 4 pi epsilon naught होता है ये एक कांस्टेंट होता है. तो हम इसे 1 upon 4 pi epsilon naught की टर्म्स में रखते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट की वैल्यू हमें याद होती है 9 × 10⁹. तो इसे हमने सिर्फ इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऐसा कुछ नहीं है. आप इसे lambda upon 2 pi epsilon naught r भी लिख सकते हैं. So this is my electric field due to a wire, uniformly charged wire, right? So the next and last application of this electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet. अब शीट पे, अगर कोई शीट है हमारे पास में तो शीट पे कैसे होगा, तो वो हम आपको थोड़ा नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस आपके अगले चैप्टर में भी, तो उसको जरा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है. तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके इस चैप्टर, वो अगले चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा, राइट. तो अभी के लिए आप देखिए ये आपकी 2 एप्लीकेशन है. प्लीज़ इसकी दोनों को प्रैक्टिस कीजिए, अपने सेल्फ नोट्स बनाइए. नोट्स भी मैं शेयर कर रहा हूँ लेकिन सेल्फ नोट ज़रूर बनाइए ये दोनों डेरिवेशंस के एक बार, ठीक है. तो आज की क्लास के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं. ओके, थैंक यू.